एयर तो प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी लो हो जाता है, तो कूलिंग इफेक्ट होता है। वो एक्चुअली प्रेशर लो होने का, प्रेशर लो तो ऑलरेडी है बाहर का, उससे क्या गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, तो अपनी खुद की एनर्जी वो अपने बीच के फोर्स को तोड़ने में लगाते हैं। दूर जाएंगे तो बीच का अट्रैक्शन टूटेगा ना, तो उसको तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी लगाते हैं। खुद की एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो जब वो गैस एक्सपेंड होगी तो अपनी खुद की एनर्जी खर्च करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी खर्च होगी, इंटरनल एनर्जी खर्च होगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इसलिए कूलिंग हो रही है वहाँ। अच्छा सर, मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यहाँ पे तो यूज ही नहीं नहीं करनी ना, नहीं क्योंकि नहीं, आइडियल यहाँ गैस नहीं है। नहीं, यहाँ यूज नहीं करनी बेटा। वो तो समझाने के लिए, ओके इजीली सर। वे बताने के लिए मैंने बोला था कि ऐसे देख सकते हो आप। ओके सर, क्योंकि ऐसे तो फिर वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वैसे हाँ, तो तो दो मुश्किल हो तीन जाएगी फैक्टर आ जाएंगे, देखने और में। वैसे भी वो जो बैलून में गैस भरते हैं वो आइडियल तो नहीं होती ना। यस सर। सर एडियाबैटिक कंप्रेशन का एग्जांपल कुछ हो सकता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस का एग्जांपल क्या है? एडियाबेटिक कंप्रेशन का एग्जाम्पल, तो देखो एडियाबेटिक जो एक्सपेंशन है, जैसे हमने किया, तो ये तो अपने आप हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हम जबरदस्ती किसी बैलून में मान लो कोई एयर भर दें, जैसे आप बैलून में एयर भर दो आप वापस, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में चलेगा ना अंदर, तो वो क्या होगा, यस। किसी किसी एजेंट से होगा, अपने आप नहीं होगा वो। एजेंट का यूज करना पड़ेगा, मतलब मशीन का यूज करना पड़ेगा। ओके सर। सर हम्म। सर थर्मोफ्लास्क में भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा ना? थर्मोफ्लास्क क्या बेटा? थर्मोफ्लास्क नहीं समझा मैं, मतलब। सर थर्मोफ्लास्क जिसमें ना हीट जा सकता है, ना हीट अंदर आ सकता है, ना जा सकता है, मतलब बस अंदर ही रहे। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो कोई आइसो वो जो इस सर तरह का आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड सर सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो बेटा हो ही गया, फिर तो क्यू का फ्लो नहीं हो रहा ना उसमें। जिसमें क्यू का फ्लो ना आ रही है ना जा रही है, वो एडियाबेटिक हो जाएगा। और सर एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी तो है। हाँ है, लेकिन वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं बेटा, केमिस्ट्री में उसको डिस्कस नहीं करते। वो तो जीरो फ्लो सिंपल सा है पर कि अगर। सर मैंने ना एक जगह रिवर्सिबल हम्म। इज मैक्सिमम है, तो उसका क्या? जीरो फ्लो का बेटा तो दो चीजें अगर सेम टेम्परेचर पर रखें, तीसरी को जोड़ दें तो वो भी उसी टेम्परेचर पर हो जाएगी। बट ये फिजिक्स का जो हीट एंड एनर्जी पढ़ोगे ना फिजिक्स में, वहां पढ़ते हो आप। वो सर स्टडी मटेरियल में दे रखा हाँ, था ना। वो एक्चुअली मटेरियल तो सब कॉमन होता है ना। वो फिजिक्स केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसमें सारा नॉलेज देने की ट्राई होती है, भाई खुद कुछ थोड़ा बहुत खुद पढ़ लो, वो किसी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा।
हम्म, बोलो बेटा। इशिका बोलो, क्या बोल रहे? सर मैं बोल रही थी जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है वो हम्म, किसी कंडीशन में आइडियल गैस के लिए भी हो सकता है, मतलब हम बेटा आइडियल गैस में अगर एक्सपेंड और कंप्रेस होगा ना, तो क्योंकि आइडियल गैस के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन तो होते ही नहीं है, तो हीटिंग और कूलिंग नहीं होगी उसके अंदर। हीटिंग कूलिंग तो वहीं हो सकती है ना जब मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ब्रेक करना हो या रिपल्सन पड़ रहा हो। अगर आइडियल गैस लेंगे तो फिर कूलिंग हीटिंग नहीं होगा। ओके सर। सर हम्म, सर सर जब आइसोबारिक कंडीशन होती है तो वहां पे जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वहां पे भी तो हीटिंग इफेक्ट होता है आइडियल गैसेस के लिए। हाँ वो तो एडियाबेटिक नहीं है ना, लेकिन वो एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं ना, आप आइडियल गैस के लिए कह रहे हैं ना। आइडियल गैस का वो जनरल आप पी विजिकल टू एनआरटी से देख रहे हैं, हीटिंग कूलिंग। ओके सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या है दोनों की heat में? वो कंडीशनल केस है कि वहां से आपको हीट का फ्लो नहीं देना आपको, मतलब ये प्रैक्टिकल चीज है, वो आइडियलिटी में पढ़ रहे हैं हम, जो आइडियल गैस पर अप्लाई कर रहे हैं। फिर जो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा वो। हम्म, ओके सर क्वेश्चंस में तो मेंशन्ड होगा ना कि एडियाबेटिक हो हाँ रही वो है अभी एक्सपेंशन अभी या मैं फिर आज आपसे शेयर करूंगा ना प्रॉब्लम भी, क्वेश्चन भी डालूंगा आज, और आप इसके साथ साथ मटेरियल में अपना जो ये एक्सरसाइज वगैरह है वो भी सोल्व करना स्टार्ट कर दो बेटा। तो आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ आने लगेगी, फिर आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होने लगेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना आप लोग, तो आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली पूछना क्या चाहता है, फिर हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर कैसे अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चनिंग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यस सर। सर हम्म, सर वो आपने एक ग्राफ बनाया था ना हम्म, जिसमें एक ABCD करके स्क्वायर का वो प्रेशर शेप और था। वॉल्यूम आइडियल गैस के लिए था बेटा सिर्फ। पीवीजी टू एनआरटी अच्छा क्वेश्चन सर, लिखा था ना, वो सिर्फ आइडियल गैस तो के लिए। उसमें इंटरनल एनर्जी 0 होगा ना? उसमें हम अभी इंटरनल एनर्जी का कोई बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि वहां हमें कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ पी और वी का ग्राफ था, वो प्रेशर और वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना था, तो वो सिर्फ इक्वेशन के बेस पे था, बाकी कंडीशन उसमें कुछ गिवन नहीं है अपने को। ओके सर। लेट्स स्टार्ट बेटा। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपना आज का, ठीक है। तो कल मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करवाया था। आज देखो बेटा हम वन बाय वन जो चीजें आई थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस किस एनर्जी को रिलेट कर रहा था, क्या किया था हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में, थ्री टाइप की एनर्जी रिलेट की थी बेटा हमने। क्या क्या एनर्जी थी? वर्क एनर्जी, हीट फ्लो एंड इंटरनल एनर्जी। अब देखो सबसे पहले कुछ छोटा थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं। जैसे मान लो हीट वर्ड है, जैसे हम हीट फ्लो या हीट वर्ड यूज करते हैं, तो हीट में हीट के मीनिंग्स हमारे पास बेटा अलग अलग है। तो इसमें क्या है कि एक तो जनरल वर्ड हीट होता है, हीट को हम जनरली क्यू से लिख देते हैं। फिर आप देखोगे एक वर्ड आएगा आपके लिए स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट आएगा बेटा। स्पेसिफिक हीट जो आएगा आपका, तो स्पेसिफिक हीट में को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, स्पेसिफिक हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। फिर एक आएगा वर्ड आएगा हमारे पास स्पेसिफिक हीट के साथ बेटा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो हम लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से। ऐसे डिफरेंट टाइप के वर्ड यूज होते हैं हीट के रिगार्डिंग। जनरली हम हीट का मतलब क्या कहते हैं कि हीट जो होता है, मान लेते हैं सपोज आपके पास ये कोई वेसल्स है और इस वेसल्स में कोई मटेरियल है, या मेटल ही ले लो, मेटल ही लेते हैं, एक मेटल ले लेते हैं, एक मेटल है,
मेटल का जो हीट होगा उसके टेम्परेचर चेंजेस पर डिपेंड करेगा। तो जो हीट फ्लो होता है वो हीट फ्लो किसी भी स्पीसीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो टेम्परेचर चेंज होता है बेटा, कितना उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट फ्लो मास की। उसका मास क्या है सब्सटेंस का। तो इसका मतलब हीट फ्लो जो क्यू देख रहे हो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एक तो टेम्परेचर चेंज पे डेल्टा टी पे, और एक आपका जो डिपेंड कर रहा है बेटा एम पे कर रहा है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है एम इंटू डेल टी हो जाता है। अब ये क्या है कि जो अब अगर मैं इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना चाहता हूं तो कांस्टेंट लेना चाहूंगा तो वो कांस्टेंट लगा देते हैं कोई, हम वो कांस्टेंट हम सपोज ले लेते हैं एस। इसलिए बेटा आप फार्मूला पढ़ते हो Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। किसी का भी कितना हीट फ्लो हुआ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। तो m क्या चीज हो गई यहां पर, अभी आपने देखा मास कितना है किसी सब्सटेंस का, डेल्टा टी क्या चीज होगी बेटा, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है। अब ये s क्या आया है, s ये अलग अलग मटेरियल के लिए एक पार्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस s को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। s जो होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक हीट। तो बेटा अगर हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, Q इज इक्वल टू एम एस टी है तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल टी। सपोज हमारे पास ये कोई मेटल है, इसका m जो मास अपने ले लेते हैं बेटा 1 ग्राम। मास कितना ले लें इसका, कोई भी सब्सटेंस है उसका मास ले लेते हैं। ये कोई सब्सटेंस है अपने पास, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी, ये सब्सटेंस है, इसका मास 1 ग्राम ले लेते हैं और उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस तो S इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा उस टाइम पे, क्यू के इक्वल। Q का। तो इसका मतलब यहाँ डिफाइन कर सकते हैं ना अपने कि Q, इसका मतलब अगर डेफिनेशन बनाए तो क्या होगा, Q जो होगा वो हीट होगा, हीट सप्लाइड टू एन सब्सटेंस 1 ग्राम सब्सटेंस ऑन चेंजिंग इट्स टेम्परेचर बाई या ऑन हीटिंग दिस सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। तो देन आपका डेफिनेशन क्या होगा, इसमें डेफिनेशन जो आप करोगे उसको यहां से बना सकते हो। डेफिनेशन अगर आप बनाओगे तो वो बनेगा द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पार्टिकुलर, सबके लिए अलग अलग आएगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड, किस चीज के लिए, रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम substance to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए होगा, द अमाउंट ऑफ हीट, गलत लिख दिया, द अमाउंट ऑफ हीट required to 1 gram substance to raise its temperature by 1 degree Celsius is known as specific heat of that substance. कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इवन देख लो एग्जांपल वाटर ले लो आप, जैसे वाटर लिया आपने, वाटर कितना लिया आपने, 1 ग्राम वाटर ले लिया सपोज, 1 ग्राम वाटर, और इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सपोज इसका इंक्रीज कर दिया, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कुछ हीट तो देनी पड़ेगी ना इसे। ये जो पार्टिकुलर हीट होगी 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए और 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, ये जो हीट रिक्वायर्ड होगी, इसी हीट को क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक कर दिया ना कंडीशन, और स्पेसिफिक कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पर, अमाउंट और टेम्परेचर। 1 ग्राम सब्सटेंस का कोई भी उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना चाहते हो तो कितना हीट होगा, वो उसका स्पेसिफिक हीट होगा। तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो जाएगा।
तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये जरूरत पड़ती है हमें 1 कैलोरी। अब देखो यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिक हीट का यूनिट निकालोगे तो ये जो हीट जो रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर ये हीट लगेगी वो 1 कैलोरी लगेगी, 1 कैलोरी। तो ही इसका मतलब ये चीज हो गई कि एक यूनिट भी देख लो आप, इट मीन्स क्या हुआ बेटा, S इज इक्वल टू यूनिट यहीं से निकल आएगा। देखो ये फार्मूला आपने इधर बना रखा था, S इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनाया है मैंने, देखो यहाँ रखा है S इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम टी। तो क्यू एम डेल्टा टी, हाँ एम डेल्टा टी। तो क्यू का कोई भी जो यूनिट होगा, क्यू जो होगा वो हीट का यूनिट वाला होगा, जो भी ले लो, जैसे कैलोरी है तो कैलोरी होगा, तो कैलोरी। और मास जो होता है वो क्या होता है ग्राम में, और टेम्परेचर होता है डिग्री में, तो डिग्री सेल्सियस ग्राम, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस ग्राम, ये इसका हीट हो गया। कैलोरी ले लो, जूल ले लो। तो अब अगर आप वाटर का केस देखो, आप अब सपोज आपसे कोई पूछे भाई वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो मैंने कितना बताया, देखो वाटर का स्पेसिफिक हीट जो हो जाएगा 1 कैलोरी पर डिग्री ग्राम, 1 कैलोरी पर डिग्री पर ग्राम वाटर के लिए इतना हो जाएगा 1 कैलोरी। अब 1 कैलोरी को जूल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो, यू नो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो आप ये भी तो बोल सकते हो, नोट में लिख सकते हो स्पेसिफिक हीट ऑफ, मतलब सी ऑफ वाटर, सी नहीं एस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4.18 जूल पर डिग्री पर डिग्री होता है पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। तो ये यूनिट हो जाएगा। अब ये ग्राम लगा हुआ है तो एस है ये। अब ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक हीट। क्लियर है बेटा स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट के बाद मैंने एक वर्ड और यूज किया था, देखो बेटा मैंने मोलर हीट। क्या वर्ड यूज किया है मैंने, मोलर हीट। तो समझ आ रहा होगा बेटा मोलर हीट का मतलब क्या होगा, 1 मोल सब्सटेंस के लिए 1 मोल सब्सटेंस के लिए कितनी चाहिए, कितना हीट चाहिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, तो मोलर हीट। इस मोलर हीट को मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इसका मतलब जिसको सी से रिप्रेजेंट करोगे, अगर 1 मोल सब्सटेंस के लिए ले लें तो ये हो जाएगा आपका द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ, एक फर्क डाल दोगे बस, कौन से वाला फर्क डाल दोगे बेटा, ग्राम की बजाय 1 मोल सब्सटेंस ले लो, 1 मोल। तो अब उसको हम सी से लिख देंगे, 1 मोल सब्सटेंस सी से लिख देंगे। तो यहां पर देखो आप, अब इसका मतलब Q इज इक्वल टू वो एम एस डेल टी था, Q इज इक्वल टू हमने पढ़ा था एम एस डेल टी। मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा आपने देखो बेटा। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। तो m की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, n इंटू मोलर मास। तो Q इज इक्वल टू m की जगह लिख देते हैं n m डैश s डेल टी। तो m भी कांस्टेंट और s भी कांस्टेंट, ये दो कांस्टेंट हो गए। तो m डैश s को हम एक नया कांस्टेंट c बोल देंगे। बस फर्क क्या है, देखो ये रिलेशन भी आ गया आपका, मतलब ये c जो है ये क्या चीज है, इसको नए कांस्टेंट को बोल देंगे हीट कैपेसिटी, या मोलर हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो आप, वर्ड यूज कर दोगे। m क्या आ जाएगा, मोलर मास जो सब्सटेंस ले रहे हो, s क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट। तो एक बात समझे अब आप, कि हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो इस Q का फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, एम सी डेल टी एन, एन सी सर एन सी डेल टी, एन सी, एन सी बेटा, एन सी, एन सी डेल टी। तो एम एस डेल टी वो होता है, m की वैल्यू हम रख देंगे n इंटू एम डैश आ जाएगा, m कांस्टेंट है तो n जो हो जाएगा Q इज इक्वल टू एन सी वी, एन सी डेल टी आ जाएगा। मतलब C यूज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप, ये हमेशा आपको पता कैसे लगेगा बेटा, ये जो आपको ये पता लगेगा कि आपका यूनिट क्या है। अगर पीछे ग्राम यूनिट आ रहा है तो S है इसका मतलब,
अगर पीछे मोल यूनिट आ रहा है, जैसे यूनिट ऑफ सी देखो क्या आएगा आपका, यूनिट ऑफ सी, तो है तो सब कुछ वैसा ही ना। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एन टी, तो क्यू वही हीट है तो वही यूनिट आएगा। जैसे मान लो कैलोरी है या जूल है, कैलोरी तो पर डिग्री सेल्सियस, और पर ग्राम की जगह पर मोल आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू आपको पर मोल में दे रखी है देन वो सी है, अगर आपको कोई वैल्यू पर ग्राम में दे रखी है तो इसका मतलब वो क्या है, एस है। अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए कभी सी को एस को, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, सी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलर मास इनटू एस स्पेसिफिक हीट। तो सो आप ये भी तो बोल सकते हो व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट में फर्क क्या आया दोनों के अंदर। एक तो डेफिनेशन तो है ही, बट एक नॉलेज क्लाउड भी तो तैयार हो गया आपके पास। क्या नॉलेज क्लाउड तैयार हुआ कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट बेटा, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट and molar mass. एंड मोलर मास, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर मास सिंपली। जैसे मान लो मैं आपसे प्रॉब्लम पूछ लूं, मैं आपसे ये पूछूं कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। जैसे मुझे ये पूछना हो आपसे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो फार्मूला है ना मेरे पास, क्या फार्मूला है, C इज इक्वल टू एम डैश इंटू एस। एम हमारे पास है मोलर मास वाटर का 18, और ये वैल्यू हमें पता है 4.18 होती है जूल में, तो आंसर आ जाएगा 18 इंटू 4.18 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है बेटा तीनों चीजों में। हीट तो जनरल कंडीशन होगी, हीट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल टी हो गया, और इसी से क्या ऐसे निकाल सकते हो बाय डेफिनेशन, पर ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पर कितना रिक्वायर होगा हीट, और पर मोल के लिए जितना रिक्वायर होगा उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। क्लियर, चलूं आगे बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को। सर हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था 6.4 अपॉन में स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मोलर मास। वो स्पेसिफिक हीट स्पेशली मेटल के लिए था बेटा, ड्यूलोंग पेटिट रूल। सर मतलब वाटर वगैरह के लिए नहीं चलेगा? नहीं, वो फार्मूला जो था मैंने स्पेशली लिखाया था ना, ड्यूलोंग पेटिट रूल, तो वहां स्पेशली लिखवाया था किसके लिए, ओनली फॉर मेटल। वो फार्मूला मेटल के लिए होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट तो मेटल के निकलेंगे ना, वाटर का एटॉमिक वेट थोड़ी निकलेगा, वाटर का तो मोलिकुलर वेट होगा ना, तो वो सिर्फ मेटल के लिए था बेटा। ठीक है, देखो बेटा सर वाटर की स्पेसिफिक हीट आपने कितनी बताई थी? वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.18 जूल की थी हमने, ये किया ना। ओके सर, ये देखो ये किया था हमने, ये एग्जांपल, ये वाटर वाला एग्जांपल लेके किया था, यस सर, यस है ना। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट हमने कहा था 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी को ही कितना बोलते हैं, जूल में देंगे तो 4.18 जूल हो जाएगा यस पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। क्लियर, यस सर। चलो बेटा, तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट का मीनिंग आ गया। हालांकि ये चीजें ज्यादा फिजिक्स में पढ़ोगे, या तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। आपका एक चैप्टर होता है ना फिजिक्स में, क्या बोलते हो, वर्क हीट एनर्जी, वर्क हीट एनर्जी पूरा पार्ट आएगा, उसमें बहुत डिटेल पढ़ना है आपने। यहाँ तो मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है इट इज द कॉमन चैप्टर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बहुत सारा पार्ट इसमें कॉमन आता है। तो ये कुछ मैं और नॉलेज क्लाउड में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। देखो एक होता है मोलर हीट, अब यहाँ पर डायरेक्ट कुछ वैल्यू बता रहा हूँ आपको, याद कर लेना बस, बाकी जब फिजिक्स आएगी तो वहां पढ़ते रहना, क्योंकि हम केमिस्ट्री पे वापस आना चाहते हैं अभी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वर्ड लिखा हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, सी मोलर वी, या कई बार सीधा सीवी भी लिखा होता है।
तो आपने समझ जाना है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पैरों में भी लिख देंगे। अगर इसी बात को पूछता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कैसा लिखेंगे बेटा? कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको लिखोगे या तो CMP ऐसे लिख दोगे, या फिर क्या लिख दोगे उसको? CP। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे लिखेंगे हम। अब आता है रिलेशन बिटवीन CP एंड CV फॉर 1 मोल। तो ये रिलेशन याद रखना है, जब भी ये रिलेशन पूछा जाए तो CP माइनस CV 1 मोल के लिए R के इक्वल होगी। R ध्यान है ना बेटा क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मतलब गैसेस वगैरह पे अप्लाई करेंगे हम, ये गैसेस के लिए बता रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन CP CV फॉर 1 मोल जो है गैस के लिए कोई भी होता है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और CP और CV का रिलेशन एक ये यूज होता है, एक इनका रेशियो लिया जाता है। तो A पार्ट ये याद रखना है और B जो करना है वो CP अपॉन CV। याद है पिछली क्लास में मैंने गामा लिखवाया था बेटा आपको? ये गामा, तो एक्चुअल में ये गामा क्या है? इसको वैसे तो पॉइजन रेशियो बोलते हैं हम नाम, लेकिन एक्चुअल में किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ CP एंड CV फॉर गैस। तो बेटा आपको CP का मतलब या CV का मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें बेटा रिलेशन है, अगर गैस के लिए CP और CV का रिलेशन निकालें तो CP और CV में एक R का फर्क आता है। और R की वैल्यू जानते हो ना कितने की होती है? R की वैल्यू 2 कैलोरी। R का वैल्यू 2 कैलोरी। R की डिफरेंट वैल्यू होती है, कैलोरी में सबसे इजी है 2 याद रखना। तो CP और CV का डिफरेंस R आएगा, और जो गामा आपने पढ़ा था PV गामा, ये पढ़ा था ना नॉलेज क्लाउड, मैंने बोला था फॉर रिवर्सिबल, याद करो वो पुराना पॉइंट, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। कहीं भी ये पूरा नाम देख लो, कौन सा नाम? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। दोनों कंडीशन देखनी है बेटा, रिवर्सिबल भी लिखा होना चाहिए एंड इट शुड बी एडियाबेटिक आल्सो। रिवर्सिबल एडियाबेटिक, अगर आपको ये कंडीशन दिख रहा है फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, देन यू कैन यूज, आपको मैंने बताया था PV गामा कांस्टेंट, मतलब P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। तो ये गामा है। तो गामा एक्चुअली क्या हुआ बेटा? गामा क्या चीज है? गामा एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है गामा? CP बाई CV। और आपसे कोई पूछे भाई CP या CV यहाँ पर क्या है, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एंड कांस्टेंट। क्लियर बेटा? चलूं आगे। यस सर। अब देखो सर मोलर हाँ, स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है उसमें सेल्सियस से आता है, हमेशा केल्विन नहीं लेते। डिग्री सेल चेंज लेना है बेटा, चेंज डिग्री सेल्सियस में ले लो या कैलोरी में ले लो, केल्विन में ले लो, फर्क नहीं पड़ता डिफरेंस का ना। तो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में वैल्यू होती है उसका फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो पर डिग्री है ना। चाहे मैं कह दूं कि 25 केल्विन से 26 केल्विन, तब भी 1 का डिफरेंस आया। अगर मैं कह दूं 25 डिग्री सेल्सियस से 26, तब भी चेंज में कोई फर्क नहीं होता बेटा। यस सर। अब देखो बेटा, जब आप, हाँ बोलो। चेंज दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस, और अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तब तो फर्क आ जाएगा। यानी चेंज तो 1 का ही हुआ ना बेटा। चेंज देखना है ना, टेम्परेचर का चेंज जो देखना है आपने, वो 365 केल्विन नहीं होगा वो चेंज। चेंज का मतलब होता है जो जहां भी है उसमें उतना ही चेंज आएगा। आपको मैं कह दूं किसी चीज को हीट कर दो, मैं कहता हूं 25 से 26 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो कितने का चेंज आया बेटा? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 का ही ना। अब यहाँ यूनिट वगैरह कोई मैटर नहीं करता ना, प्लस माइनस करता है। मैं कह दूं कि आप 298 केल्विन से और 299 केल्विन चेंज कर दो, चेंज कितने यूनिट का हुआ है?
1 यूनिट। तो यूनिट तो उसी की रिस्पेक्ट लिया जाएगा ना जिसमें यूनिट दे रखे हैं। यस सर। अब देखो बेटा, अब ये सर एक बार ही थोड़ा ऊपर कर दो। ये जो आपका है इसमें आपको कुछ वैल्यू बेटा याद करनी है, कुछ गैसेस की सीपी और सीवी की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है जो हाँ आपके जी आगे काम सर आएंगी। हो गया। तो ये वैल्यूज मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर ये पार्ट और फिजिक्स में काफी कुछ पढ़ना है आपने, बट मैं यहाँ कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन कोई अटके नहीं आपका। तो देन यू कैन सी हेयर वैल्यू ऑफ कोई गैस है, उसका सीपी का वैल्यू देखना है आपने, सीवी का वैल्यू देखना है, और उसके सीपी माइनस सीवी का वैल्यू देखना है, और आर का गामा का वैल्यू देखना है। देखो अगर कोई भी गैस आपकी मोनो एटोमिक है, किस टाइप का गैस है बेटा? मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक का मतलब समझ रहे हो आप? मोनो मतलब एक एटम वाली गैस है। तो कैसे कौन सी हो सकती है ये? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन। इस टाइप वाली मोनो एटम वाली। तो इनका जो आपका मैं काम करता हूँ, सीवी छोटा है पहले लिखते हैं, पी बड़ा है फिर बदलते हैं। तो सीवी जो होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है बेटा, और वो वैल्यू होती है आपकी 3r/2। कितना होता है? 3r/2। तो सीपी कितना हो जाएगा? 1r का फर्क आएगा, 1r ज्यादा होगा तो 5r/2 हो जाएगा ना। 3/2 को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो बेटा? 1.5r बोल सकते हैं ना, 1.5r। और 1r बड़ा ज्यादा होगा क्योंकि सीपी और सीवी का डिफरेंस तो r का होता है, तो ये 5r/2 मतलब 2.5r हो जाएगा। तो डिफरेंस r का ही रहेगा। और अगर गामा निकालोगे तो गामा तो रेशो होता है सीपी अपॉन सीवी का, तो ये रेशो कितना आ जाएगा आपका? 5/3 मतलब 1.67। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है बेटा। अभी फिजिक्स में जब आप ड्राइव करोगे यह याद रखनी है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू 3r/2, सीपी की 5r/2, और गामा की वैल्यू मेनली ये याद रखना है आपको, गामा की रिक्वायरमेंट होगी ना हमें। तो गामा मोनो एटॉमिक गैस है तो 5/3 लेना है या 1.67 लेना। अगर आपके पास डाई एटॉमिक गैस है बेटा, इफ यू हैव डाई एटॉमिक गैस लाइक, गामा के बगल में क्या लिखा है? गामा के बगल में बेटा सीपी अपॉन सीवी लिखा है, रेशियो है ना। गामा होता क्या है? ओके सर, हाँ यस सर। सीपी अपॉन सीवी। सर CP माइनस CV R कैसे? सीपी माइनस सीवी का तो डिफरेंस आर का ही है ना, अभी मैंने बताया। देखो निकाल के देखो। अब ये कैलकुलेशन लगाओ आप। 3r/2 का मतलब कितना हुआ? ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, बच्चों वाली मैथ है। 3/2 r का मतलब 1.5r हो गया, है ना। और 5r/2 का मतलब कितना हो गया? यस सर, ठीक है तो सर। डिफरेंस हो गया। तो देखो डाई एटॉमिक गैस, अगर आपके पास डाई एटॉमिक कोई गैस है, डाई एटॉमिक गैस लाइक क्या हो सकता है? O2, N2 इस टाइप वाली गैसेज होती हैं। तो CV की वैल्यू उसकी याद रखनी है 5r/2, और CP की वैल्यू होती है 7r/2। तो डिफरेंस तो r का ही रहेगा हमेशा, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, 7/5। ये आ जाएगा 1, कितना आ गया देखो 1.40 या 7/5। ऐसे ही अगर अभी फिजिक्स में तो और है कि ट्राई एटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, लेकिन अपने को जहां तक जरूरत है यहीं तक है। अगर ट्राई एटॉमिक गैस आ जाए तो ये, अब देखो ये 3r/2 से 5r/2 था, ये 5r/2 था तो फिर ये 7r/2। ये ना 7 की बजाय 6r/2 ले लेना, तो ये 8r/2 हो जाएगा। तो डिफरेंस r ही आएगा, लेकिन ये रिलेशन देखो क्या आ जाएगा इसका, 4/3 मतलब 1.33। तो गामा की वैल्यू बेटा आपने अल्टीमेटली, you are supposed to learn the value of gamma for monoatomic gases, diatomic and triatomic gases. Suppose helium is given to you, then you can say that what is the value of gamma for helium? You must remember the value of gamma. 5/3. 5/3. It would be good. It would be better for you. 5/3. Because calculations आएंगी ना, भी मैथमेटिकल कैंसिल करना होगा, इसमें फंस जाओगे 1.67 में। And similarly, if we're talking about the diatomic gas like nitrogen, what is the value of gamma for nitrogen? 7/5. And for suppose ozone, O3 या CO2, 4/3. and if you are able to observe the things, then you can see here
if we moving from this to this side, then number of atoms will be increase, mono to di to tri, number of atom मतलब एटोमिसिटी, आपका क्या हो रहा है एटोमिसिटी, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है ना एटोमिसिटी, बट गामा का वैल्यू क्या हो रहा है देखो, डिक्रीज। तो आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है ना एग्जाम में, ऑन इंक्रीजिंग द एटोमिसिटी व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन गामा, देन यू कैन गिव योर आंसर एज ए डिक्रीज। एटोमिसिटी इंक्रीज होगा तो गामा डिक्रीज होगा, या एटोमिसिटी डिक्रीज होगा तो गामा इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? यस यस सर। देन आपका ये तो थोड़ा सा आइडिया था जो मुझे आपको यहाँ देना था, जरूरी था, मस्ट था। बट अब हम आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। देखो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में पहला पॉइंट हीट एनर्जी, या जो भी लो आप, तो टोटल 3 टाइप की एनर्जी थी। सेकंड कौन सी टाइप की एनर्जी है देखो, वर्क। सेकंड क्या था हमारे पास, वर्क। अब देखो आप वर्क, एक तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, हम केमिस्ट्री में जो बेटा पढ़ेंगे वो पीवी वर्क पढ़ेंगे। कौन सा वर्क पढ़ेंगे, मतलब हमें तो प्रेशर और वॉल्यूम, एक्सपेंशन और कंप्रेशन से मतलब है ना हमें, तो इसको कौन सा वर्क बोलेंगे हम, पीवी वर्क। पीवी वर्क। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेफिनेशन होगा वर्क का, तो वर्क जो है सबसे बेसिक फॉर्मुलेशन निकालते हैं। देखो सपोज ये अपने पास कोई सिलेंडर है और इसमें गैस भरी हुई है, इट इज फील्ड बाय द गैस एंड देयर इज ए पिस्टन। पिस्टन का ये जो एरिया है बेटा, ये सपोज ये एरिया है पिस्टन का जो लग रहा है नीचे एक साइड, 3D में हम देखेंगे तो ये एरिया है इसका, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये सपोज आ गया ए, और ये गैस है, इस गैस को सपोज अपने एक्सपेंड करते हैं और यहां से लेके बेटा यहां तक चलते हैं, सपोज यहां तक लाते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है सपोज डी है। डिस्टेंस आपका कितना है, डी या डेल्टा एल, कुछ भी बोल दो, एल लेंथ से एल, डेल्टा एल डिस्टेंस है सपोज। अब आप सपोज यहां से यहां तक जब पहुंचते हो तो आपके पास क्या है कि इसको फोर्स लगाना पड़ेगा गैस को, तभी तो पिस्टन को ऊपर लेके आएगा, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास एक फार्मूला होता है, फिजिक्स में चले जाओ, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है देखो बेटा, प्रेशर। और ये जो हमें एक्सपेंड करना पड़ रहा है इधर से इधर, इधर के प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल, बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है उसके अगेंस्ट हमें जाकर के इसको एक्सपेंड करना पड़ रहा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू, बेटा आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यस सर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन, छोटी क्लासेस में पढ़ते हो बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। यहां आपके पास फोर्स, मैंने सही लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें क्या निकालना है, वर्क। तो ये फार्मूला हमारे आ गया, सपोज P इज इक्वल टू F अपॉन A। अच्छा, अब ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो वर्क से कैसे रिलेटेड होता है, एनर्जी से कैसे रिलेटेड होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू गुड, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू, या पहले इसको F ही निकाल लो, फिर आप ऐसे कर लो, F इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ जाएगा, P इंटू ए। ये तो फिजिक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं हम, P इंटू ए। अब यू नो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो आ गया W आ गया आपका, फोर्स की जगह क्या रखोगे आप, PA डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका ये वाला, डेल्टा डेल्टा एल। डेल्टा एल।
तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? वॉल्यूम चेंज। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट चेंज, ये एक्चुअली डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट चेंज बोल सकते हो। इतना ही तो चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज। वो अपनी लैंग्वेज है समझने वाली, कैसे ही लो। तो ए इंटू डेल्टा एल को क्या ले सकते हो बेटा आप? वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज। वर्क पीवी की टर्म में क्या आ गया आपके पास? पी डेल वी। तो सबसे बेसिक फॉर्मुलेशन जो हो गया, वर्क इज इक्वल टू पी डेल वी। देखो प्रेशर तो बाहर की साइड है तो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना आप, है ना? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कर रहे हो, तो इसलिए आप अपोजिशन में जा रहे हो तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंशन हो गया, वर्क डन बाय द गैस हो गया। अगर यही वर्क मैं ऐसे कर रहा होता, आप देखो सोचो जरा, यही में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता जिस साइड में प्रेशर लग रहा है। अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में करता जहां पर मेरा ये वर्क लग रहा है, ऐसे नीचे की साइड जाता है ये भी, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन देखो सेम हो जाती दोनों की। और ये ऊपर वाला जो केस जो देखा है वो कैसा केस है आपका? एक्सपेंशन। तो ये क्या केस हो जाता बेटा? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन हो जाता। तो इस केस के अंदर भी आप देख रहे हो आप, तो दोनों चीजें देखो सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर वर्क इज इक्वल टू फार्मूला तो वही आता, वर्क इज इक्वल टू पी डेल वी, लेकिन किस में आता है? ये पॉजिटिव में। तो कल मैंने आपको बात सिखाई थी ना, जब कंप्रेशन होता है तो वर्क मतलब ऑन द सिस्टम है, ये कंप्रेशन का मतलब है ऑन द सिस्टम वर्क है। और ये जो आज हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये वाला क्या होता है? एक्सपेंशन बाय द सिस्टम होता है। तो साइन तो वहां से अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जब भी मैं आपको जर्नल फार्मूलेशन पूछूं वर्क का, तो केमिस्ट्री में क्या वर्क का जर्नल फार्मूलेशन दोगे बेटा आप? P डेल्टा वी, और जब कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव, अगर एक्सपेंशन होगा तो नेगेटिव। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, जब भी मैं आपसे पूछूं जर्नल एक्सप्रेशन, जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, कोई भी वर्क केमिस्ट्री में जब भी काम स्टार्ट करो वर्क के लिए, तो फार्मूला ये याद रखना बेटा, वर्क इज इक्वल टू पी डेल वी। ये पी एक्सटर्नल प्रेशर होगा, पी एक्सटर्नल डेल वी, प्लस माइनस वो बाद में लगा देंगे हम। प्लस कब लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, माइनस किसके लिए लगाएंगे, वो बाद में देख लेंगे। प्लस किसके लिए लगाएंगे? प्लस कंप्रेशन और कंप्रेशन, और माइनस कब लगाएंगे? फॉर एक्सपेंशन। तो जो कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट जितना वॉल्यूम में चेंज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा वर्क आ जाएगा। तो देख लो इसको एक बार सारे। सर हाँ सर, ये जो कंप्रेशन वाले में आपने डायरेक्शंस बनाई, वो किस चीज की डायरेक्शन है? वो प्रेशर की बेटा, पिस्टन ऊपर से नीचे जा रहा है, गैस भी नीचे से दब रही है, तो बाहर वाला प्रेशर भी ऊपर से नीचे की साइड लग रहा है। यस सर। और पिस्टन भी नीचे की तरफ ही दब रहा है ना? और Yes. एक्सपेंशन में देखो अपोजिट हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर तो बाहर की तरफ है लेकिन पिस्टन नीचे दब रहा है। मतलब यहाँ पर गैस और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सपेंशन में, इसलिए साइन अपोजिट आ रहा है। ओके सर। क्लियर? तो देखो एक मिनट इसको आप देखो, हाँ बेटा चलो आगे। यस सर। यस अब देखो इस पर हम प्रॉब्लम करते हैं तो कैसे कैसे प्रॉब्लम आती हैं। सपोज मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, आप ट्राई करो इसको। मैं आपको प्रॉब्लम ये दे रहा हूं कि द वर्क डन ड्यूरिंग द expansion of a gas from a volume of
4 decimeter cube to 6 decimeter cube against a constant pressure of 3 atm in joule। सोल्व करो बेटा, जरा देखो, सॉल्व करो, मैं फिर देखता हूं, आंसर पूछूंगा आप लोगों से। सर 607 जूल अप्रोक्सीमेट। सर -608 जूल। -608 जूल। 8 जूल। तो देखो बेटा, जब भी वर्क का फार्मूला स्टार्ट करना है तो वर्क यहां से लेना है आपने, पी पहले तो ये सोल्व करना है, पी एक्सटर्नल डेल वी, है ना। और आपके पास क्या है कि बाद में हम ये देख लेंगे कि एक्सपेंशन लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया बाद में। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, देखो 3 एटीएम। वॉल्यूम का डिफरेंस देखो, ये 4 डेसीमीटर क्यूब है, ये 6 है, तो कितना डिफरेंस आ गया, 2 डेसीमीटर क्यूब। यू नो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, 1 लीटर। 1 लीटर। तो वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 3 इंटू 6 एटमोस्फेयर लीटर। अब अगर आपको याद हो कि भी मैंने एटमोस्फेयर लीटर की वैल्यू भी बताई थी, 1 एटीएम लीटर की वैल्यू, एक दो बार अब करोगे तो याद हो भी जाएगी, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो 1 एटमोस्फेयर में जूल कितने थे, 1.013 10 रेज टू पावर 1.0 10 रेज टू पावर 5 पास्कल या पास्कल थे। और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब। या डायरेक्ट भी याद कर लो तो मैंने आपको बताया था 101.3 पास्कल मीटर क्यूब। ये बहुत काम की बातें हैं बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में यही काम आता है। और पास्कल मीटर क्यूब को ही तो जूल बोलते हो, तो 1.13 जूल। तो हमेशा याद रखो, अगली बार जब भी कभी आ जाए 1 एटमोस्फेयर लीटर इज इक्वल टू कितना यूज कर सकते हो आप, जब भी 1 एटमोस्फेयर लीटर आ जाए तो बेटा ये लगा दोगे 101.3 जूल। तो आंसर आ जाएगा आपका वर्क इज इक्वल टू -6 इंटू 101.35 जूल। क्लियर? हैव यू एनी डाउट टू एनीबडी? चलें आगे बेटा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, नो नीड। जल्दबाजी हम एग्जाम में करेंगे, जब हम एक बार प्रैक्टिस सीख जाएंगे ना तब कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आप लोगों को। सपोज ये प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको, मैं बोलता हूं आपको कि द एन आइडियल गैस compress in volume from 1 into
10⁻⁻² मीटर क्यूब टू 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब at 300 Kelvin against a constant pressure (1 × 10⁵ Newton per meter square. Calculate the work done in joule. ये प्रॉब्लम बनाना बेटा आपको। सर 90 जूल आ रहा है सर। सर 900 जूल माइनस। -900 जूल आ रहा है बेटा आपका। यस सर यस सर। अच्छा, तो देखो सिंपल ही है, बेसिक फार्मूले पर फिर मैंने क्वेश्चन दे दिया कि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वर्क इज इक्वल टू, बस फर्क इतना है कि पी एक्सटर्नल और डेल वी होता है। पी एक्सटर्नल डेल वी है तो पी एक्सटर्नल डेल वी में कंप्रेशन है तो प्लस कर दोगे आप, कंप्रेशन में प्लस कर दोगे आप। तो वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल दे रखा है आपको, यूनिट जरूर रखा करो बेटा, यूनिट में कभी भी गलती होगी तो यही होगी आपकी। और डेल वी दी तो सिंपल सा फार्मूला 10⁻², तो ये आ गया 1 × 10⁻³ है और 1 × 10⁻² है, तो डिफरेंस कितना आएगा देख लो बेटा आपका। जैसे आपका 1 × 10⁻² माइनस 1 × 10⁻³, तो ये आपने सोल्व करना था। तो वर्क इज इक्वल टू प्लस है तो 10⁻⁵ 90 जूल आ रहा है मीटर क्यूब आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब है तो ऐसा यूनिट डायरेक्ट ही है तो जूल में हो ही गया। और ये आपका आ जाएगा 1 × 10⁻² का मतलब कितना हो गया 0.01, ये हो गया -0.001। बस ये फर्क देखना था आपने। तो 0.010 और ये 0.001, तो फर्क कितना हो गया 9.009। तो ये आ जाएगा आपका 0.009 × 10⁵। तो 3 तो चला जाएगा तो 900 आ गया ना, तो 900 जूल। कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन। अब ये तो बेटा था बिल्कुल बेसिक फार्मूला। अब इस सर। बेसिक, हाँ बोलो। सर इसमें 90 आना चाहिए आंसर। क्या आना चाहिए सर 9। ओके सर 9। देख लेते हैं, इधर किया था ना हमने, ये कितना है 0.010, तो 19 आ गया, 0.099 है ना, 0.099 है, ये है 0.099, तो 10⁵ आ गया, तो ये कितना आ गया 99 आ गया ना। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेट कर लो। 1000 चला गया, 100, 99, ऐसे कर लो ना। 1230, इधर 30 जो लगी 2 आ गया, 99 × 10⁻² आ गया, तो कितना 9900 आ गया, 9900 आ गया। चलें आगे बेटा।
सर 990 तो आएगा। 100 से मल्टीप्लाई किया ना, 99 को 100 से मल्टीप्लाई किया है ना, 9900 आ रहा है। सर अपॉन में 1000 होगा ना, आपने 100 क्यों लिखा है सर? देखो मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन दोबारा, कि यहाँ मैंने बोला कि 1 × 10⁵ पास्कल ये दे रखा है उसने, इधर आ गया 1 × 10⁻², इधर आ रहा है 1 × 10⁻3, तो ये आ गया 0.01, ये 0.01 और ये 0.001, तो सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, 10 9 आ गया, ये 9 आ गया, ये 0 आ गया, तो 0.009। अब आपके पास वर्क जो आ रहा है वो आ रहा है 0.099 इंटू कितना आ रहा है पावर, 10⁵5। अब 10⁵5 आ गया तो ये मैं हटा दूंगा तो नीचे 1000 आएगा ना। यस सर, अगर 990 आएगा। तो 1000 हटाऊंगा तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा ना पावर, तो 99 × 100। अब 99 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा, ओके सर, 90 है ना। यस सर। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 9900, या कह सकता हूँ 9.9 किलो जूल, 9.9 किलो जूल बोल सकते हैं अपने, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं बेटा, अब ये था बिल्कुल बेसिक फार्मूला वर्क निकालने का। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब सपोज आपको कई बार क्या डायरेक्ट नहीं दिखेगा और वर्क निकालना होगा आपको किसी रिएक्शन में, नॉलेज क्लाउड में। वर्क डन कैलकुलेशन फॉर ए रिएक्शन which produce gas in open vessels। तो इस केस के अंदर आपको बस ये ध्यान रख लेना है कि PV इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है PV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, NRT। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि जो रिएक्शन हो रही होगी वो तो पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी। आर भी कांस्टेंट, वॉल्यूम में चेंज करोगे तो नंबर ऑफ मोल में चेंज आ जाएगा, तो P डेल V इज इक्वल टू डेल NRT आएगा, लेकिन N गैसियस होना चाहिए। तो आप सीधा जो नंबर ऑफ मोल गैस यूज कर सकते हो, तो वर्क का फार्मूला जो लिखोगे आप, वर्क इज इक्वल टू P डेल V, उसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बेटा, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा N गैसियस RT, डेल्टा N गैसियस RT, और यहां इसको फिर ले लोगे वर्क इज इक्वल टू डायरेक्ट NRT गैसियस। N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ओनली गैसियस प्रोडक्ट, जो आपके प्रोडक्ट जो गैस के बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, डेल्टा NRT। अदरवाइज होता तो क्या है कि डेल्टा N जो होता है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट which produce gas in open vessels। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट होगा, डेल्टा N का मतलब, लेकिन होने क्या चाहिए, गैसियस। अब रिएक्टेंट तो गैसियस है नहीं, जीरो है, तो आप डायरेक्ट इसलिए डेल्टा N को नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, जो मैंने यहां लिखा है। और एक्सपेंशन होगा, अगर ओपन वेसल्स है तो गैस फैलेगी, तो एक्सपेंशन ही हो रहा है ये, तो माइनस में आएगा आंसर। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो, वर्क इज इक्वल टू -N गैसियस RT। तो -N RT बेटा यूज किया जा सकता है डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, देखो सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक प्रॉब्लम, वन मोल ऑफ जिंक react with dilute HCl to produce H2 gas in an
open vessels at 27 degree Celsius. Calculate the work done in SI unit. क्या प्रॉब्लम दिया देखो बेटा मैंने, 1 मोल ऑफ जिंक, आपका 1 मोल जिंक का है, रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन एन ओपन वेसल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वर्क डन इन SI यूनिट। तो आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव बैलेंस इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दे रखी है बेटा वो इक्वेशन बनाओ पहले तो आप, बैलेंस इक्वेशन। जिंक का रिएक्शन कर रहे हो आप, जिंक 10th क्लास में भी ये रिएक्शन पढ़ते थे आप, देखो जिंक प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हो, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या बनेगा पहले ये पता होना चाहिए बेटा आपको। हाइड्रोजन गैस बनाने का मेथड है ये, ZnCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये हाइड्रोजन गैस, Zn सॉलिड है, HCl एक्वस है पानी वाला, ZnCl2 भी एक्वस में चला जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। सबसे पहले बेटा इक्वेशन लिख के बैलेंस करो। देखो Zn तो 1 दिया हुआ था 1 मोल, तो यहाँ 1 लिख दो, इधर 1 आ गया तो इधर भी 1 आ गया। लेकिन क्लोरीन देखो कितने हैं बेटा, Cl2, तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो क्लोरीन भी 2 हो गए, बैलेंस हो गया। अब रह गया 2H, तो H2 तो ऑलरेडी है तो यहाँ 1 लगा देता हूँ। तो इसका मतलब 1 जिंक कितने मोल हाइड्रोजन देगा, 1 मोल हाइड्रोजन। सो 1 मोल जिंक प्रोड्यूस 1 मोल हाइड्रोजन गैस। 2 होता तो 2 मोल कर देते बेटा। अब फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला देखो, वैसे तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फार्मूला क्या होता है हमारा, व्हाट इज द बेसिक फार्मूला। अब देखो, अब यहां से आपने एक चीज सोचने वाली है, मतलब IQ तो हमेशा ही चलेगा ना, कि आपके पास यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में एसिड था, ये एसिड था एक्वस, ये आपके पास HCl एक्वस था, और यहां पर आपने जिंक का पीस डाल दिया सपोज, तो जिंक का पीस डाला तो गैस बनने लगी, तो गैस फैल के तो बाहर जाएगी ना, गैस बाहर निकलेगी ना, ऐसे गैस H2 निकलेगी नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, बनेगी तो फैलेगी, बन के फैलेगी तो एक्सपेंशन हो रहा है। ये क्लियर भी, ये भी चीज क्लियर हो रही है। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो माइनस लगा दूंगा। जनरल फार्मूला था P एक्सटर्नल और डेल V, लेकिन यहां पर गैस जो H2 है तो उसके लिए मैं क्या लगा सकता हूं वर्क के लिए, माइनस P एक्सटर्नल डेल V के लिए क्या बोला था, वैसे तो डेल्टा N गैसियस RT होना चाहिए, लेकिन रिएक्टेंट में तो कोई गैस है ही नहीं, तो सिर्फ प्रोडक्ट में है, तो डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो गैस है RT। अब नंबर ऑफ मोल गिवन है देखो आपको, तो वर्क इज इक्वल टू, अब आप आगे याद रख लेना, डायरेक्ट यही यूज करना ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस RT। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए वर्क इज इक्वल टू N गैसियस RT कर लोगे, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस N का वैल्यू कितना आया देखो 1, R की वैल्यू SI यूनिट में 8.314, टेम्परेचर केल्विन में रखोगे, SI यूनिट में निकालना है तो केल्विन तो कितना डिग्री सेल्सियस रखोगे आप, 27 तो डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में रखना पड़ेगा 27 + 2 73, तो ये तो केल्विन में आ गया, तो 300, ये जूल आंसर आ जाएगा बेटा। अब आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या किया है, वर्क डन का फार्मूला लगाया है, लेकिन वर्क डन का स्पेशल कौन किस केस के लिए लगाया है इस बार आपने जो इस बार लगाया है वो अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें कोई गैस प्रोडक्ट बन रही है तो आप सीधा ये फार्मूला लगा सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू आएगा, अपने आप ही डिराइव करके भी देखा है आपने, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब N गैसियस RT, क्लियर, चलें बेटा आगे। यस यस सर। अब देखो, अब क्या है, अगर वो कंडीशन लगाने लग जाए वर्क पर,
अब तक तो उसने कंडीशन नहीं लगाई, अब वो कह दे कि आपको मुझे तो वर्क कैलकुलेशन करना है, वर्क कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ, ये कंडीशन दे दी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क फॉर आइडियल गैस। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है बेटा आप, आइडियल गैस, ये कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ। कंडीशन देखो क्या क्या लगाई है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए प्रोसेस, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आइसोथर्मल। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, एक्सपेंशन होना चाहिए, और गैस कैसी होनी चाहिए, आइडियल। आप सिंपली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्स, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, एक्सपेंशन वगैरह तो अपने आप आ जाएगा, साइन से पता लग जाएगा आपको। तो सपोज पहले हम डेरिवेशन सीखते हैं बेटा। आपको देखो ये मस्त चीज है, आप कुछ इंटरव्यूज, अब आपके जो कैल्विन वाली साइट्स पर जाएंगे, जो टॉपर्स रहे हैं उनके इंटरव्यूज वगैरह देखेंगे, तो वो आपको कहेंगे कि एक चीज पे बड़ा वो स्ट्रेस देंगे, दे सेड यू कि आपको जो है पहले डेरिवेशन डिराइव कैसे हुआ है उसको समझना है, रिजल्ट लास्ट में याद किया करो आप। इट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर आपकी फिजिक्स, आल्सो एप्लीकेबल फॉर जो आपकी ये केमिस्ट्री है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों अच्छे से, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में होती है, वो आपकी रिमूव हो जाएगी। डेरिवेशन को बड़े अच्छे से देखा करो। इवन मैं ट्राई कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर एक टीचर को बोला करो सर हमें डिराइव करवाना अच्छे से समझा दो, ये सारी चीजें आई कहाँ से हैं। तो देखो सपोज हम क्या लेते हैं, एक वेसल्स, एक सिलेंडर लेते हैं, जैसे अब ये बात की थी हमने, सिलेंडर में हमने सपोज एक गैस भरी हुई है और ये आइडियल गैस। इस आइडियल गैस को अपने क्या करते हैं, जिस सिलेंडर में यहां तक भरा हुआ है, अब अपने क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करवाते हैं गैस को। ये सपोज पिस्टन लगा हुआ था आपका, अब इस गैस की ये इनिशियल स्टेज थी बेटा, जैसे इस इनिशियल स्टेज से आपको मैं कहता हूं कि यहां फाइनल स्टेज तक ले जाना है, आपको एक्सपेंड करना है, फाइनल स्टेज तक ले जाना है गैस को, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको ले जाना है। लेकिन कैसे ले जाना है बेटा, कंडीशन क्या है, देखो पहली कंडीशन क्या है, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने आपको, कैसे कैसे चलना है, स्लोवली स्लोवली इन मल्टीपल स्टेप। थियोरेटिकली तो ये मतलब था उसका। तो आप क्या करोगे, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में लेके जाओगे। पहले सपोज यहां लेके गए, इतना चेंज किया, बहुत छोटा सा चेंज किया, फिर छोटा चेंज किया, छोटा चेंज किया, ऐसे करते चले गया। और ये छोटा आपने जो ये चेंज किया, सपोज ये छोटा डीएल ले लिया, इतना डिस्प्लेसमेंट किया पहले वाले में डीएल, और ए है वो आपका पहले की तरह जो होगा, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो चेंज किया है वॉल्यूम का, वो बहुत छोटा किया आपने, वॉल्यूम का चेंज सपोज किया है डीवी। डी का मतलब ऐसे छोटा डी लिखता हूं तो इसका मतलब स्मॉल होता है, स्मॉल चेंज। मैंने स्मॉल चेंज ऐसे करते करते मैंने ऊपर पहुंचाया आपको। अब एक स्मॉल चेंज में अगर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी हुआ और वॉल्यूम चेंज डीवी हुआ, तो वर्क भी तो छोटा सा होगा, डीवी इतना ही होगा ना वर्क जो होगा आपका। अब एक बात और बताओ बेटा, जहां भी रिवर्सिबल आ जाए, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था उसका मीनिंग क्या लेना है आपने, जहां भी रिवर्सिबल आ जाए सर सराउंडिंग एक्सटर्नल इक्वल टू ई सिस्टम। भाई एक्सटर्नल प्रेशर को किसके इक्वल लेके चलना है आपने, प्रेशर ऑफ इंटरनल प्रेशर के, मतलब इंटरनल किसका प्रेशर है, गैस का। गैस का। तो आप एक्सटर्नल प्रेशर को गैस के प्रेशर के बराबर यहां ले सकते हो, पहला पॉइंट ही। दूसरा पॉइंट जो आप ये वर्क कर रहे हो, दूसरी कंडीशन देखो कौन सी कंडीशन है आपकी, प्रोसेस कैसा होना चाहिए फिर आपका, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का मतलब तो आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर
कांस्टेंट। constant. अब टेम्परेचर कांस्टेंट और सिलेंडर के अंदर गैस का अमाउंट भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि गैस बाहर थोड़ी निकलेगी, एक्सपेंड ही हो रही है, तो अमाउंट ऑफ गैस भी क्या हो रहा है, वो भी क्या जा रहा है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब आइसोथर्मल होगा, और गैस कैसी है, देखो थर्ड पॉइंट, आइडियल। आइडियल गैस। तो इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल किसके इक्वल ले सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी ले सकते हैं ना, क्योंकि एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो पीवी में चेंजेस आ रहा है प्रेशर और वॉल्यूम में, तो ये फार्मूलेशन भी ले सकते हो और ये चीज भी ले सकते हो। यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो आगे चलूं। अब सपोज आपने ये छोटा सा वर्क निकाला, ये वाला वर्क, तो फार्मूले से, बेसिक फार्मूले से स्टार्ट करते हैं अपने। एक वन स्टेप में, एक स्मॉल स्टेप में वर्क कितना होगा, तो हम ये बोल सकते हैं वर्क डन इन infinitesimally स्मॉल स्टेप। तो बेटा क्या होगा, dw इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, और किसके बराबर हो जाएगा, dv, और एक्सपेंशन है तो क्या लगा के चलूं मैं बेटा, पहले ही माइनस साइन। माइनस साइन। तो ये एक वर्क हुआ, देखो dw p एक्सटर्नल dv। अगर टोटल स्टेप में देखें, इन ऑल मल्टीपल स्टेप वर्क डन, तो इसका मतलब जितने स्टेप हैं तो उसमें इज कैरिड आउट बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर देते हैं सारे स्टेप्स को। पढ़ते हो ना फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो मैं सारे स्टेप को इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरा टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बेटा टोटल सॉल्यूशन देखो अब आप क्या आएगा, dw इतना था एक स्टेप में, तो टोटल इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी टोटल इंटीग्रेट कर देते हैं, पी एक्सटर्नल dv। लिमिट क्या है, कौन से वॉल्यूम से ले लेते हैं, सपोज इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक ले लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, अब इंटीग्रेट करेंगे तो। अब एक चीज देखो, अब आपके पास जो ये एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल यहां पर किसके इक्वल ले सकते हो बेटा, हेयर, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, हेयर फॉर गैस के रिवर्सिबल प्रोसेस, हेयर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहां पर कंडीशन लगा सकते हो, पी एक्सटर्नल किसके बराबर ले सकते हो, पी गैस को सपोज अपने पी ले लेते हैं, और ये आप देखो फॉर आइडियल गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या लगा सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एनआरटी अपॉन V। तो इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास इन कंडीशन में, एनआरटी अपॉन V। तो P की वैल्यू एनआरटी बाई V है, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर की जगह वैल्यू लिखी जा सकती है ना, ये वाली। यस सर। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहूँ तो ये dw निकालना चाहता हूँ, वर्क इन कंडीशन में निकालना चाहता हूँ, V इनिशियल से फाइनल तक कितना चेंज आया है, और P एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, nRT अपॉन V, ये dV है। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो आता होगा बेटा आपको, dV अपॉन V क्या होता है, नेचुरल लॉग V होता है बेटा, नेचुरल लॉग V। अब ये फिजिक्स है आपकी, तो ये ध्यान रखना है। अगर मैं dV अपॉन V का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या सॉल्यूशन आएगा मेरे पास, ln का मतलब नेचुरल लॉग V, नेचुरल ln समझते हो ना, नेचुरल लॉग, यस सर। तो नेचुरल लॉग आ जाएगा ln। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, dWd मतलब टोटल वर्क आ गया, इज इक्वल टू मैंने nRT जो कॉमन है वो बाहर रख दिया, n कॉमन है, r कॉमन है, t कॉमन है, nRT
dv अपॉन v का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया ये वाला, तो कितना क्या फार्मूला आ गया, नेचुरल लॉग v, और नेचुरल लॉग v में आ जाएगी लिमिट v इनिशियल से v फाइनल। अब मैं लिमिट भी लगा दूं तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा, और ये एक्सप्रेशन ही हमें निकालना था। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, वर्क इज इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग v फाइनल अपॉन v इनिशियल, एन माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग v फाइनल अपॉन v इनिशियल। एंड यू नो नेचुरल लॉग अगर हटाना चाहते हो तो log बेस 10 लेना चाहते हो तो 2.303 log 10 लिखो चाहे ना लिखो log 10 हो गया ये। तो log नेचुरल log हटाना है तो 2.303 log 10, तो यही फार्मूला क्या बन सकता है बेटा आपका, वर्क इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल। तो जब कभी भी अगर सिंपल वर्क दे रखा है तो फिर तो ऊपर चलना है, लेकिन वर्क के अंदर कंडीशन, दो कंडीशन देख लेना। कौन कौन सी कंडीशन, क्या वर्ड छिपे हुए दिखे आपको, एक क्या वर्ड दिखे बेटा, रिवर्सिबल, और उसके साथ क्या वर्ड दिखे, आइसोथर्मल। तो ये फार्मूला लग जाएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस 2, एक्सपेंशन है तो माइनस, कंप्रेशन है तो प्लस 2.303 nRT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल। देखो बेटा किसी को डाउट कोई डेरिवेशन में? हाँ सर यहाँ पे जो वर्क की लिमिट भी रखनी चाहिए थी ना, 0 से w तक। वर्क तो 0 से लास्ट तक ले जाओगे तो जो लास्ट वाला होगा वही तो आएगा। यस सर, इसलिए उसको जरूरत ही नहीं है अपने को। भाई मैं क्या रखने के लिए रखते हैं, रखने के लिए रख सकते हैं, वैसे कोई मतलब ही नहीं है। 0 से w तक ही तो जाना है, तो टोटल पाथ तो w ही हुआ ना। यस सर। ठीक है, चलूं आगे बेटा। यस सर। अब देखो, अगर आपको ये बात ध्यान रखना, अब मैं आपको न्यूमेरिकल स्किल दे रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल। जब भी बेटा आप ये कंडीशन देख लो, कौन सी कंडीशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। जब भी बेटा आपके सामने ये कंडीशन आ जाए, ये वर्ड आ जाए दो, तो आप हमेशा ऐसे फार्मूला यूज करना, वर्क इज इक्वल टू 2.303 nRT लॉग, अगर वॉल्यूम दे रखा है चाहे प्रेशर दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, जो लार्ज दे रखा हो वो ऊपर कर देना, V लार्ज और V स्मॉल। समझ गए मेरी बात? चाहे प्रेशर दे रखा हो तो प्रेशर लार्ज और नीचे आ जाएगा प्रेशर स्मॉल। हिंट बता रहा हूं बेटा, सारे कंफ्यूजन हटा देना आप दिमाग से, बढ़ता है घटता है वॉल्यूम सब हटा दो। न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल, कभी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आप जब न्यूमेरिकल करो तो क्या लिखना है, अगर ये कंडीशन देख लो आप, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो क्या वैल्यू पुट करोगे, 2.303 nRT लॉग, जो लार्ज हो ऊपर रख देना, जो स्मॉल है नीचे रख देना, प्लस माइनस के झंझट खत्म हो जाएंगे। L किसके लिए स्टैंड कर रहा हूं मैं, लार्ज वैल्यू के लिए, और S किसके लिए स्टैंड कर रहा हूं मैं यहां। अब दिमाग नहीं लगाना यहां पर, यहां कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब कहोगे सर प्रेशर और वॉल्यूम अपोजिट होते हैं, ये वो सब हटा दिया मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल दे दिया सीधा, लार्ज ऊपर करो स्मॉल नीचे रखो, और चेक कर लो, कंप्रेशन है तो प्लस लगा दो और एक्सपेंशन है तो लास्ट में माइनस लगा दो। ये लास्ट में लगाना, प्लस माइनस बाद में लगा देना फाइनल। अगर आपको दिखे कंप्रेशन है तो क्या लगा दोगे, प्लस, और लगे एक्सपेंशन है तो क्या लगा दोगे, माइनस। एक बात ये, दूसरी बात, कई बार क्या होगी, ये वैल्यू आपके पास गिवन नहीं होगी, nRT nROT नहीं है, फार्मूला तो यही जाना है, तो कोई इशू नहीं है बेटा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस था तो यहां पर P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू nRT होता है ना। कंडीशन कौन सी थी, ये वाली आइसोथर्मल। तो आप इनमें से कोई भी डेटा है वो निकाल के nRT के इक्वेट कर देना, तो nRT की जगह ये भी लिख सकते हो आप।
अगर नहीं दे रखा है एनआरटी डायरेक्ट तो आप ये भी फार्मूला बेटा पुट कर सकते हो, P1V1 इज इक्वल टू P इनिशियल V इनिशियल P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर? सर ये वाला जो फॉर्मूला है ये केवल आइडियल गैसेस के लिए ही है ना बस? हाँ, वो आपके सिलेबस में ही आइडियल है बेटा, जो आपका नीट के सिलेबस में सिर्फ आइडियल ही है। तो आपने रिवर्सिबल और आइसोथर्मल वर्ड देखते ही ये फार्मूला लगा देना आप। लार्ज वाली वैल्यू ऊपर, चाहे वॉल्यूम हो चाहे प्रेशर, स्मॉल वाली नीचे। बाकी एनआरटी डायरेक्ट गिवन है तो लगा दो, नहीं है तो PIVI या P फाइनल V फाइनल जरूर दे रखा होगा, वो लगा देना है आपको। और जो एक बात और देखनी है कि ये फार्मूला जो रिवर्सिबल वर्क है ये मैक्सिमम वर्क होता है। मैं चलो ये बाद में बताता हूँ, पहले मैं इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, उसकी बात करते हैं। पहले अच्छे से फार्मूला याद कर लो बेटा, और इस फार्मूले को ध्यान रख लो कि मैंने कैसे बताया है, यूज करना है आपको। क्लियर? चलूं, हटाऊं, आगे चलूं? यस सर। यस सर। अब देखो प्रॉब्लम कैसे आएगा, कि आप ये कैसे प्रॉब्लम लगाओगे। मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं। सपोज बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा दे रखा है। अगर आपकी ये ध्यान रखना कि यहां नोट बता ही देता हूं मैं आपको, मैक्सिमम वर्क जो होता है ना रिवर्सिबल है। अगर मैक्सिमम वर्क लिया हुआ है ना, मैक्सिमम एक्सपेंशन वर्क भी दिया हुआ है, तो ये वर्ड भी कहीं लिख लो, मैक्सिमम एक्सपेंशन वर्क भी दिख रहा है, तब भी समझ लेना यही निकालना है आपको। कौन सा वर्क निकालना है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। ये बताऊंगा मैक्सिमम क्यों होता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये वर्ड आ जाए तब भी आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन तो दिख ही जाएगी कहीं ना कहीं। अगर कंडीशन नहीं दिख रही है तब भी आपको यही समझना है कि ये मैक्सिमम वर्ड आ गया तो कौन सा वर्क कह रहा है वो, आपसे क्या पूछना चाहता है वो? रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। कई बार रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्ड ना दे तो भी आपने यही चीज समझनी है। जैसे मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं, देखो मैंने आपको प्रॉब्लम दिया 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 300 Kelvin is expanded reversibly, isothermally, from an initial volume of 1 liter to 10 liter. Calculate the number 1 work done, number 2 internal energy change, internal energy change, and number 3 heat flow. मैंने बेटा ये प्रॉब्लम दे दिया आपको, मैंने आज का टॉपिक भी जोड़ दिया और आपका जो लास्ट मैंने पढ़ाया था वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी जोड़ दिया। तो इसमें देखो आप 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, एक तो वर्ड दिख रहा है आपको आइडियल गैस, क्लियर, और एक्सपेंशन दिख रहा है, चलो ओके। और उसके साथ देखो क्या कंडीशन दिख रही है आपको, आइसोथर्मली और साथ में रिवर्सिबली। अगर आप इसका मतलब सॉल्यूशन दोगे तो आप क्या निकालना चाहते हो? इसका मतलब रिवर्सिबल, पहला पॉइंट तो यही हुआ ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क, ये निकालना चाहते हो। तो मैंने क्या फार्मूला बताया, ये कंडीशन देखते ही फार्मूला क्या यूज करोगे, वर्क इज इक्वल टू 2.5
303 nRT nRT log VL log डिवाइड बाय VS। वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम, प्रेशर होता तो प्रेशर लगा देते, V लार्ज अपॉन V स्मॉल। एक्सपेंशन है तो आगे माइनस लगा देते हैं लास्ट में। अब बेटा वॉल्यूम पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल देखो, N की वैल्यू दे रखी है आपको 1। SI यूनिट में करना चाहते हो तो R की वैल्यू रख दो 8.314, बिकॉज ये जूल पर केल्विन पर मोल होती है। टेम्परेचर केल्विन में रखना है, देखो दे रखा है आपको डायरेक्ट ही 300 केल्विन। लॉग की वैल्यू V लार्ज दे रखा है आपको 10 लीटर और V स्मॉल दे रखा है आपको 1 लीटर। आपका हो गया देखो न्यूमेरिकल सो। तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या सॉल्यूशन आ जाएगा? वर्क इज इक्वल टू -2.303, N का वैल्यू 1, 8.314, टेम्परेचर आपको दे रखा है 300, लॉग V लार्ज 10/1। तो लॉग 10 की वैल्यू तो जानते हो ना, 1 होती है बेटा। लॉग नॉलेज क्लाउड के लिए ये वैल्यू याद कर लो। लॉग जो 1 है उसकी वैल्यू 0, लॉग 2 की वैल्यू कितना लेते हो बेटा? अप्रोक्स 0.3, लॉग 3 की वैल्यू अप्रोक्स 0.48, लॉग 4 की वैल्यू 0.6, लॉग 5 की वैल्यू 0.7, फिर बाकी निकाल सकते हैं हम। फिर लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 100 की वैल्यू जितनी पावर आ जाएगी 10 की वो सारी आती जाएंगी। तो ये कुछ लोग याद रखने आपने। तो वर्क इज इक्वल टू बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बिकॉज ये जूल वाला आंसर है तो ये जूल में ही आ जाएगा। वर्क इज इक्वल टू -2.303 8.314 इंटू 300, ये बेटा आप जूल में बोल दोगे। ये कैलकुलेट आप कर लोगे, लेकिन करना है। अभी मैं छोड़ रहा हूं, आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि आप जितनी कैलकुलेशन करोगे उतना माइंड बढ़ेगा। जैसे ये वाली वैल्यू है ना, ये एक साथ याद करके रख लो, ये बहुत काम आती है। 2.3038134 की वैल्यू देखो, फिर आपके क्या होंगे एग्जाम में, आपको मतलब सोल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो 8.3 और 2.3 तो अप्रोक्सीमेट कितना हो गया? 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 17, तो 9 11 कितना हो गया ये 7, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, ठीक है। 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, तो 19 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी ये देखो। तो डायरेक्ट याद रखो ये वाली वैल्यू 19.15। हाँ जो भी है 19 याद रखो आप। तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन बड़ी इजीली सोल्व होगा। ये 19 है तो 19 इंटू 3 कितना होता है अप्रोक्सीमेट? 54, 00 जूल। फटाफट आंसर आ गया देखो 5.4 किलो जूल अप्रोक्स। कंपटीशन में तो यही अप्रोच चाहिए ना आपको। काम मेरा सिर्फ ये थोड़ी बताना है कि ये तो सारी चीजें किताबों में चलो इजी वे से समझाना एक पार्ट है, लेकिन आपको एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है ये भी मेरा ड्यूटी है ना। तो आपको ऐसे करना है, आप डायरेक्ट याद रखो 2.3 इंटू 8.3 जो होता है 19 के आसपास होता है। जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको कैलकुलेशन जो होगा कॉपी पे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और माइंड में ही आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन जितना बेटर करोगे बेटा उतने रिजल्ट्स बहुत बढ़िया रहेंगे। कैलकुलेशन आपका जितना करोगे उतना ही आपके रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। देखो फिर मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूं। मान लो मैं आपको ये बोलता हूं an ideal gas। अच्छा उसके पार्ट और भी तो थे बेटा क्वेश्चन के। ये तो वर्क आ गया, तो वर्क आ गया अप्रोक्सीमेट अपने पास कितना -5.4 किलो जूल आ गया। वर्क आ गया। वर्क के बाद दूसरा पार्ट देखो मैंने क्या दिया था आपको सर इंटरनल चेंज एनर्जी। सर ये 5.7 आएगा। 5.7 आएगा। मैंने अप्रोक्स किया बेटा, ये देखो अप्रोक्स लिख रहा हूं ना मैं। सर 19 के या 57 होता है ना सर। अच्छा 57 है तो 5.7 तो 5 अप्रोक्स किया। तो देखो इंटरनल जो एनर्जी है आपकी, इंटरनल एनर्जी वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने इंटरनल एनर्जी, कल की क्लास में बताया था। इंटरनल अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था मैंने, गैस एक्सपेंड होती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इंटरनल एनर्जी, तो फॉर आइडियल गैस जो होता है, फॉर आइडियल गैस
वैसे तो हर चीज में होता है, लेकिन स्पेशली आइडियल गैस टॉपिक में है, इसलिए फॉर आइडियल गैस इफ टेम्परेचर इज नॉट चेंज देन देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भाई जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है? इट मींस इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ किसका? टेम्परेचर का। अगर हमारे पास आइडियल गैस है और टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर वाला प्रोसेस कैसा था बेटा? वर्क कौन सा निकाल रहे थे आप? थर्मल। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मींस फॉर, ये वर्ड देखते ही, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? डेल्टा यू कर दो 0। समझ गए बात? तो जहां भी बेटा आप आइसोथर्मल वर्ड देख लोगे, जहां भी आपने आइसोथर्मल देख लेना है, तो आइसोथर्मल में जो आइडियल गैस का जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। तो जहां भी ऐसा चाहे लंबा चौड़ा नोमेरिकल दे रखा हो, बट आपने इंटरनल एनर्जी पूछ ले आपसे, तो आप कहोगे कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तीसरा पार्ट क्या दिया देखो बेटा मैंने, थर्ड पार्ट क्या दिया था मैंने आपको? हीट फ्लो। अब बेटा सोच सकते हो हीट फ्लो कहां से निकाला जा सकता है? सर फर्स्ट लॉ। वेरी गुड, नाइस आंसर बेटा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वर्क प्लस क्यू। यस सर। डेल्टा ई आ गया आपके पास, कितना है? 0। और वर्क आ गया आपके पास 5.7। इसका मतलब वर्क और इज इक्वल टू जो क्यू होगा, आप ये सोचो, ये 0 हो गया तो W प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। तो क्यू कितना आएगा बेटा? माइनस W। माइनस डब्ल्यू। तो माइनस डब्ल्यू है तो माइनस, और माइनस में आंसर निकाला हुआ है वर्क का कितना? 5.7 किलो जूल। -5.7। 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 5.7 क्लियर? क्लियर है बेटा? कर लोगे? तो देखो इस टाइप से देखते हैं। तो आज की क्लास में देखो हमने पहले मैंने आपको कुछ हीट के बारे में बताया, अभी कुछ और बताना था लेकिन मुझे लगता है कि टाइम का पता ही नहीं लगा, निकल गया टाइम। तो देखो वर्क जो है, सबसे पहले तो सबसे बेसिक फार्मूला, जब भी आप देखो कि सबसे अगर कुछ कंडीशंस नहीं दे रखी हैं तो आपने वर्क का बेसिक फार्मूला लगाना है बेटा। और बेसिक फार्मूला क्या यूज करोगे आप? बेसिक फार्मूला जो है बताओ, रिपीट करो, पी डेल वी बेटा। बेसिक फार्मूला पी डेल वी। यहाँ पी क्या चीज है? एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर। डीवी जो है चेंज इन वॉल्यूम है। पी डेल वी निकाल लेना, फिर चेक कर लेना। आफ्टर दैट you can check the process. If expansion then you can place minus, and if compression then you can place positive। प्लस माइनस लास्ट में रखा करो आप। क्लियर? ऐसे ही फिर मैंने देखो वर्क का एक केस और बताया था कि अगर कोई रिएक्शन में गैस बन रही है, if gas is produced in any given reaction then कैसे निकालोगे वर्क? वर्क इज इक्वल टू सीधा फार्मूला एनआरटी माइनस एनआरटी माइनस एनआरटी। थर्ड फिर मैंने वर्क कौन से टाइप का बताया आपको? वर्क में क्या कंडीशन लगी होनी चाहिए? देखो वर्क के अंदर आइसोथर्मल कंडीशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, दोनों कंडीशन हो तो 2.303 एनआरटी लॉग। चाहे प्रेशर हो तो प्रेशर ऊपर लगाना, बड़े वाला है तो प्रेशर हो चाहे वॉल्यूम। जो बड़ा होगा बेटा ऊपर लगाओगे, जो छोटा होगा वो नीचे लगाओगे। और लास्ट में चेक करके देख लोगे, एक्सपेंशन होगा तो माइनस लगा दोगे, कंप्रेशन होगा तो प्लस लगा दोगे। बट आपको मैंने ये बात और बताई है कि अगर रिवर्सिबल आइसो एक्सपेंशन है तो जो ये कंडीशन होती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इसमें मैक्सिमम वर्क होता है। ये वर्क की कंडीशन मैक्सिमम है। एंड जो है आई विल टीच यू अबाउट दैट टुमारो, ये और डिटेल में हम पढ़ेंगे उसमें।
तो ये जो है दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट सर ये समझ में नहीं आया, एक मिनट, इंटरनल एनर्जी जो आपने आइडियल गैस के बारे में बताई, रिपीट कर दो सर। इंटरनल एनर्जी बेटा टेम्परेचर का फंक्शन होती है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो टेम्परेचर फंक्शन होगी ना आइडियल गैस में। तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। आपको इंटरनल जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। इंटरनल एनर्जी तो निकाल ही नहीं सकते ना किसी की, इंटरनल एनर्जी चेंज। ये देखो मैंने ये ऐसे लिखा है डेल यू, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। और क्वेश्चन में भी इंटरनल एनर्जी चेंज पूछेगा वो। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में भी देखो उसने ये देखो क्या पूछ रखा है उसने, इंटरनल एनर्जी चेंज। क्लियर बेटा? लीव कर दूं अब? सर हमें डीपीपी नहीं मिल रही बेटा आज भेजूंगा मैं आपको डीपीपी जो है, आज भेजूंगा मैं। थर्मोडाइनमिक कल बना नहीं इसका, आज भेजूंगा। ओके सर। और जो ए वाले हैं उनको मैंने बोला था मैं गैसीय स्टेट की भी भेजूंगा, वो अलग से कर लेना, वो है ना। यस सर।